नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 पीआरटी परीक्षा जो आपकी प्राथमिक भर्ती परीक्षा हुई थी बीपीएससी की मैथ्स में, वहाँ से 16 प्रश्न आपको पूछे गए थे। इसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न अलग से कराए जाएंगे और यह प्रश्न जो है आपको 14 दिसंबर में पूछे गए थे टीआरई 2 में। और यह जो प्रश्न है पीआरटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पीआरटी में पूछे गए। इसके अलावा 6 to 8 के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और साथ में इन फार्मूलों का यूज़ जो इन प्रश्नों में होगा वो आपके 6 to 8 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। साथ में जीएस पार्ट सेकंड मैथ्स के लिए भी ये बहुत ही आधारभूत कक्षाएं होंगी। तो आप तीनों वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को जरूर देखें। आपके अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोज़ डाल भी दिए जाएंगे। और साथ में अगर जो भी साथी नए हैं उनके लिए बता दें कि फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे जो है बिहार स्पेशल हिस्ट्री के स्पेशली, बाकी और तो दे ही रहे हैं, बिहार स्पेशल हिस्ट्री से रिलेटेड, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आपको सब वहाँ पे मिल रहा है। तो आप जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा पीआरटी का, ठीक है। और इसके अलावा जो भी साथी पीआरटी से लेकर पीजीटी तक कुछ भी कन्फ्यूजन हो, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक कुछ भी कन्फ्यूजन हो आपको, ठीक है, तो आप सिंपली जो है टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको तुरंत रिस्पांस दिया जाएगा जल्द से जल्द, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको बहुत जल्दी रिजॉल्व करा दिया जाएगा। और साथ में जीएस पार्ट सेकंड बता दें कि 6 से 8 में आता है, 9 से 10 में आता है, 11-12 में आता है। तो आपका पीजीटी मैथ्स तक में जो जीएस पार्ट सेकंड पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आते हैं पहले प्रश्न पे। और पहला प्रश्न आपका जो ये पूछा गया था कि एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो इस प्रश्न का जो आंसर वो है 105/304। आइए इसका हल समझते हैं। और बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए संख्या यहाँ पे दी गई है एक सही 3/16। अब इसको जब हम फ्रैक्शन में कर लेंगे तो यहाँ पे 1 × 16 + 3, 1 × 16 + 3 अपान 16, तो आपका 16 + 3 19/16 हो गया। यानी आपको जो संख्या मिली 19/16 मिली, जो संख्या थी आपके पास। अब क्या करेंगे, इस संख्या का व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर देना, संख्या का उल्टा कर देना। तो 19/16 का उल्टा कितना हो जाएगा, 16/19, ठीक है। अब बोला है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या है, तो संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर रख दीजिए। संख्या 19/16, उसका व्युत्क्रम है 16/19, आपस में सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। तो 19 × 19, 16 × 16 और नीचे 16 × 19, ये आपका सॉल्व हुआ। 19 × 19 361 आया, 16 × 16 256 आया और नीचे 304, तो आपका आंसर 105/4, ठीक है। तो आपका आंसर सी है 105/4, 304, ये आपका आंसर हो गया। और साथ में आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, 30 तक आपको स्क्वायर्स पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आप वहाँ बैठ के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सिंपली, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। तो आप 30 तक कम से कम एटलीस्ट स्क्वायर्स याद रखें, ठीक है, कि किस संख्या का जो है स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का कितना होता है, ऐसे ही। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a/b के पावर x-1 बराबर b/a के पावर x-3 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो है, इस प्रश्न का पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जब भी, अब यहाँ पे a/b है, यहाँ b/a है, अगर हम इसको इसके बराबर करना है तो यहाँ पे भी a/b होना चाहिए, इधर भी a/b होना चाहिए, तभी हम आधार समान हो जाएगा, तभी हम उसका जो पावर है, घातांक है, घात, वो बराबर हो पाएंगे। तो जब हम b/a को जब a/b करेंगे तो उसका जो पावर है वहाँ पे जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल में समझिए कि अगर ये a/b हुआ तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस। और ये आपका जो फाइनली क्या आएगा, a/b उल्टा करने पे a/b, और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -x और +3, यानी उल्टा कर दे तो 3 - x, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि a/b ये तो दिया गया है x के पावर -1, a/b हमने उल्टा कर दिया b/a से, तो ये आपका 3 - x हो गया। अब आपका आधार सेम है, ठीक है। सिंपल में समझिए कि ये जो है आपको a के पावर x-1 दिया है, इधर a के पावर 3 - x दिया है। अब ये बराबर है, आधार बराबर है, तो आपका ये भी बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो x-1 बराबर हो गया 3 - x के। अब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे, x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2x = 4, यानी x = 2। तो आपका आंसर आ जाएगा x = 2। तो इस प्रश्न में आपका आंसर सही है 2। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ही और सारे प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। और कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से हमें आपका फीडबैक भी मिलता है, और साथ में जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको भी एक आइडिया मिलता है। और इससे सरल हल आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, इस बात की गारंटी है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। इससे जो है आसान हल आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, मूलतः उसके पास कितने थे।
आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए 40% सेब बेचा है, ठीक है, सेब बेच दिया यानी ये ख़त्म हो गया। बचा कितना है 60%, लेकिन प्रश्न में दिया है कि 420 सेब अभी भी बचे हैं, यानी 60% तो बचा ही है, लेकिन कितना बचा है 420, तो 60% बराबर 420 है, ठीक है। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 700 सेब। आइए इसका हल देखते हैं। अब यहाँ पे 60% बराबर 420 हो गया, बचे सेब, ठीक है। अब ये 1% का मान निकालेंगे तो 420/60 हो गया, 1% का मान 7 आ गया। मूलतः उसके पास कितने सेब होंगे, 100% सेब होने चाहिए, ठीक है। तो 100% होगा, यानी भाई हमें 100% का मान निकालना है, तो 1% का मान 7 था, 100% का मान 100 × 7 700 सेब आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है वह बराबर है। तो पहले हम देखते हैं कि 3/11 का 5/9 से क्या अनुपात है, और अनुपात को आप सिंपली समझिए कि डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाइए, 3/11 का 5/9 से। अब आप जानते होंगे कि डिवाइड से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है। जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है। सिंपली आप ये भी समझिए, बाकी आप वैसे भी नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। आंसर आपका यही आना। तो ये आपका कितना आया 27/55, 9 × 27 11/55, यानी 27/55 आया आपका। इसका जो अनुपात है वो 27/55 आया। अब हमें ऑप्शन से देख लेना कि हमारा क्या आंसर हो सकता है जिसको हम इससे अनुपात करें। 1/27 से जब अनुपात करें तो हमारा आंसर 27/55 आए, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी लेते हैं 1/55, ठीक है, तो 1/55 को हम देखते हैं। अब 1/55 है, ठीक है, और संख्या क्या हमारे पास 1/27 है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमने जो है 27/55 हमारा यहाँ पे आया है, 27/55, ठीक है। अब 1/55 को हम आंसर मानते हैं, ठीक है, 1/55 है, और इससे हम रेशियो निकालते हैं किसका 1/27 का, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका 27/55, यानी यहाँ पे भी 27/55 है, यहाँ पे भी 27/55 है, यानी आपका आंसर सही 1/55 है। बाकी इसके अलावा आप और भी वैल्यूज रख के देख लेंगे तो आपका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपका 1/55 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन कितना होगा। तो इसको आपको साधारण ब्याज के फार्मूले से बिल्कुल नहीं लगाना है, आसान प्रश्न है। आंसर इसका बी है 50,000। आइए समझाते हैं आपको। देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर है 10% से बढ़ी है 12.5%, तो बढ़ा कुल कितना 2/5%, ठीक है, 2.5% बढ़ा है लेकिन वार्षिक आय कितना बढ़ गया इसकी वजह से, तो 1250, ठीक है। तो 2.5% किसके बराबर हो जाएगा, बढ़ी हुई आय के, क्योंकि 2.5% बढ़ा है तो इधर 1250 बढ़ा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 1% का मान निकालेंगे तो 1250/2.5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1% का मान 500। अब मूलधन कितना होता है, मूलधन 100 रुपया माना जाता है हमेशा, ठीक है। तो मूलधन हमेशा 100 रुपया होता है, नहीं 100%, तो 100% का मान निकालेंगे 50,000 आपका जो है मूलधन हो गया। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आसान प्रश्न ये भी है, 14/11 इसका आंसर है। आइए डिटेल में इसको समझ लेते हैं। वृत्त की परिधि पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है। फिर वर्ग की परिधि का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4a होता है, ठीक है। एंड बात करें तो वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर एक प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, गिवन है, दिया गया है। अब इसी के बराबर रख देते हैं, 2πr बराबर 4a, πr बराबर 2a हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 4 से, और πr/2a, फिर r/a बराबर 2/पाई, आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो r/a बराबर 2/पाई आपको आगे इस्तेमाल करना है। फिर है क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है उनका, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अपान वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², और जो है वृत्त क्षेत्रफल वर्ग का कितना होता है, तो a² होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई बाहर किए, r²/a² हुआ, ठीक है। और r/a का मान हमने ऑलरेडी 2/पाई निकाल रखा है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है 2/पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, चूँकि r²/a² को हम r/a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2/पाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये पाई और ये 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई², तो एक पाई से एक पाई यहाँ पे कट गया और 4/पाई आपका आया, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 4/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 7 28 हो जाएगा, और नीचे 22, और 28/22 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 से डिवाइड ऊपर नीचे, 14/11 आपका सरलतम आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा।
फिर अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा जिसका विकर्ण 4√3 मीटर है, ठीक, 4√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर 64 है। और इस प्रश्न को आप ऐसे भी लगा सकते थे सिंपली, ठीक है। अगर मान लीजिए मतलब वो तो ट्रिक्स की बात होती है। अब जैसे जैसे हम हैं, हमें प्रश्नों का आइडिया होता है, अगर हमें मान लीजिए फार्मूला नहीं भी ध्यान आ रहा है कि विकर्ण से कैसे निकालेंगे, तो हमें ये भी पता होता है कि आंसर 64 ही आएगा। अगर हम ऑप्शन ई को इग्नोर कर दें, ठीक है, ऑप्शन ई को इग्नोर कर दें, तो हमें पता होता है कि 64 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आयतन पूछा है। आयतन हमेशा 3 फॉर्म्स में होता है। स्क्वायर हमेशा किसी का स्क्वायर होकर बनता है, लेकिन जब आयतन होता है वो 3 में बनता है, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब 64 बना, ठीक है। ऐसे ही 4 का क्यूब 8 का क्यूब जो है ये 8 64 512 बना, ठीक है। 4 का क्यूब 64 बना। तो इस प्रकार से अब चूंकि यहाँ पे विकर्ण दिया है 4√3 सेंटीमीटर, इसका मतलब साइड इसका 4 के आसपास होगा, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये अलग तरीका, इसमें आप नहीं जाइएगा, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसमें जाइएगा, ठीक है। ये एक्सपर्ट्स के लिए, जो इनका मैथ अच्छा उनके लिए होता है। तो आपका आंसर 64 है। आइए इसको समझते हैं सिंपल में। घन का विकर्ण का आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए, 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको एक तरीका जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर एक घन का विकर्ण होता है 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो घन का फार्मूला होता है विकर्ण का, डायगोनल ऑफ क्यूब d बराबर √3a होता है। और हमारे पास d का मान, डायगोनल विकर्ण का मान कितना, तो 4√3 है। तो d बराबर √3a, तो 3a बराबर 4√3, a का मान 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर घन का आयतन पता है, a क्यूब होता है, a क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। x³ + 1 माइनस x माइनस 1 के गुणनखंडों में से एक है, ठीक है। तो जब गुणनफंड फैक्टर्स की बात होती है, फैक्टर्स में हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको सॉल्व नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो आपको कुछ सिंप्लीफाई करना भी नहीं है, आपको बाई ऑप्शन चले जाइए, ठीक है। अब बाई ऑप्शन जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 और x - 1। x - 1 यहाँ पे है ही, x² + 1 है। अब फैक्टर वही हो सकता है जिसको बराबर हम 0 करें। मान लीजिए x - 1 तभी फैक्टर होगा जब x - 1 बराबर 0 करें, तो कितना आ गया, x बराबर 1 आ गया। और x बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर इस इक्वेशन का मान 0 हो जाना चाहिए। अगर इस इक्वेशन का मान 0 हो गया तो इसका मतलब ये फैक्टर है, गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ऐसे सबके लिए लागू होगा। हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक भी नहीं मिलता है, तो अब इसलिए आपका यहाँ पे कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, आंसर ई हो जाएगा। और यहाँ पे उदाहरण भी आपको बताया गया, जैसे ऑप्शन ए है x² + 1 है, ठीक है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और x² बराबर -1 का मतलब होता है, ठीक है, ये इमेजनरी टाइप का हो जाता है, ये आपके काम का भी नहीं है, आई बोलते हैं। और आई बराबर होता है √-1, ठीक है। तो ये आपके काम का नहीं है। और इस प्रकार समझिए, कभी भी x² 1 प्लस टाइप का आपको जो है रियल रूट्स में कभी आ ही नहीं सकता, ये इमेजनरी रूट्स होते हैं और आपके काम के नहीं है ये, तो इसको भी छोड़ते हैं। तो x² + 1 आपका आंसर नहीं हो सकता, आपका फैक्टर नहीं हो सकता। फिर x² - 1 बात करें तो x + 1 x - 1, ठीक है। इसको हम अलग करके x + 1 x - 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x + 1 बराबर 0 रखते हैं, तो x का मान बराबर -1 हो गया। -1 रख दीजिए, आपका आंसर आया 2 आया। इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, तो आपको ये जो है फैक्टर नहीं हो सकता। फिर ऐसे x - 1 बराबर 0 रखा तो भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। तो x² - 4 का जो है 0 का बराबर 0 का मूल क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x² बराबर 4 और x बराबर +-4 √4, ठीक है। एक बार x का मान +2 आएगा और एक बार x का मान -2 आएगा। तो +2 - 2 यानी आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था ये, और यहाँ पे हल आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि 3x + y बराबर 5 और x - y बराबर 3 है, तो आपका जो है क्या हल होगा, सिंपल प्रश्न है, ये आंसर आ जाएगा x बराबर 2 y बराबर -1, ठीक है। इक्वेशंस दोनों बना लिए, सिंपली सॉल्व कर लिए, ठीक है। 1 + 1 माइनस में कट गया, 3x + x 4x, 5 + 3 8, x बराबर 2 इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो आपका y बराबर -1, ठीक है। तो y बराबर -1 आ गया आपका, एंड आपका देन आंसर आ गया x बराबर 2 y बराबर -1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग जो है नहीं होने के लिए कंडीशन होती है कि अंत में 2 नहीं होना चाहिए, अंत में 3 नहीं होना चाहिए, अंत में 7 नहीं होना चाहिए, अंत में 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 3 7 8 है तो याद कर लीजिए जो है वर्ग नहीं हो सकता, संख्या वर्ग नहीं हो सकती। अगर उसका यूनिट डिजिट, उसकी इकाई संख्या 2 3 7 8 है तो यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब ये वर्ग नहीं हो सकता। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 424 37 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ 1 है, ये हो सकता है, 5 है, ये हो सकता है, ठीक है। कौन नहीं हो सकता, तो 424 37। तो 2 3 7 8 याद रख लीजिए।
यही आपको नीचे भी हल में बताया गया है, ठीक है, 2 3 7 8। और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और साथ में जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए जो हमारी चैनल की तरफ से मेहनत किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँचे और हमको आपका भी सपोर्ट प्राप्त हो सके। और जो वंचित अभ्यर्थी हैं, जिनको कहीं से भी पूरे यूट्यूब पे ढंग की क्लासेस नहीं मिल पाती है बहुत ही कम समय में, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए, और साथ में नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। वहाँ से अगर इनकेस नीड होता तो हम आपसे कॉल पे भी बात करते हैं। और जो है आपका जैसा भी मेंटल स्टेटस होता है तैयारी को लेकर, बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान होते हैं तो आपसे बात भी किया जाता है। तो आप जैसे भी आपका सिचुएशन होगा आपको उस हिसाब से तैयारी कराई जाती है, और बहुत कम समय में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ पे दिया जाता है, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। सब पेड कोर्स के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, और 5-5 6-6 घंटा डेली क्लासेस में फंसाए रहते हैं, जिससे कोई लाभ भी नहीं होता है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं, आपको 2000 प्रश्न कराए गए हैं, आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आपके 90% 80 to 90% क्वेश्चन जीएस के तो आपको यहीं से मिल जाने हैं। बाकी जो ये प्रश्न कराए जा रहे हैं इसी मॉडल पे आपके प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। इसके अलावा कुछ हम अन्य प्रश्न भी आपको जो महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए करा देंगे। जैसे जीएस पार्ट सेकंड के हमने 6 वीडियोस डाले हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पीआरटी वालों के लिए, तो आप देखिए। और ये वैसे ही पीआरटी वाले प्रश्न जीएस पार्ट सेकंड के लिए महत्वपूर्ण और 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण, तो आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया गया है x बराबर वाई इतना, ठीक है, y माइनस वाई अपान वाई प्लस एक्स का मान निकालना है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, तो x बराबर 0.04 अपान 1.5, ठीक है, बराबर y, ये आप यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है x बराबर आ जाएगा 4/150, ठीक है, और ये मान हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 73/77। सिंपल सा है प्रश्न। और 4/150 तो 2/75 हो गया, सिंप्लीफाई होकर तो x बराबर 2.2/75 y हो गया। y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स हमने सिंपल में वैल्यूज़ रख दिया, ठीक है, आपस में जो है एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आपका आ गया। और इस प्रकार सिंपल में आपका 73/77 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर है रूट में, इसका पूछा है कि किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे सिंपल में देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप देखिए डेसिमल्स कितने हैं। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 3 है, तो नीचे 1000 हो जाएगा। यहाँ कितने हैं, तो 2 और 1 3, यानी ऊपर भी 1000 हो जाएगा, यानी ये बराबर हो गया तो कट गया, ठीक है। यानी आपका बचा रूट में 204 गुणे 42 7 गुणे 34। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 34 या 102, 34 छक्का 104 204, तो 34 6 से हो गया और 7 6, तो यानी 6 गुणे 6 रूट में, और ये आपका 6 बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। यदि y का x% 100 है एंड z का y% 200 है, तो x और z के बीच संबंध क्या होगा। तो सिंपल प्रश्न ये भी है, z बराबर 2x आपका आंसर है। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि x% y का जो है 100 के बराबर, y% z का 200 बराबर है। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज कट जाएगा, y कट जाएगा, x अपान z बचा, इधर 100/200 बचा, तो ये 1/2 हो गया, 0 0 गायब साथ में, ठीक है। तो x अपान z बराबर 1/2, और ये इधर जाके 2x हो गया, और ये z उधर चला गया, तो z बराबर 2x आपका आंसर आ गया। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ भी प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे आपको जो ऊंचाई से आपको यहाँ पे हल निकालना है। तो अगर आपको ऊंचाई का फार्मूला नहीं पता होगा तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ट्रिक्स की बात करें तो चूँकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हमें पता है, तो अगर हम इसका आंसर लगाना होगा तो हम सिंपली यही आंसर लगाएंगे। रीज़न होगा कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में रूट वगैरह में आंसर आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे रूट वाला आंसर लेके चलेंगे। ये हमारा एक तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो हर जगह आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग कैसे जो है, अगर नहीं भी आपको मान लीजिए अब यहाँ इस प्रश्न में जब हमने पेपर दिया तो इसका हाइट का फार्मूला हमें नहीं ध्यान था, तो हमने इस प्रकार आंसर निकाल के, ठीक है, हमने ये आंसर मान लिया और इसी पे हमने वैल्यू निकाल दी, हमारा आंसर भी आ गया, मैच कर गया, तो हमने वहाँ से भी निकाल लिया। तो दो तरीके होते हैं क्रॉस वेरीफाई करने के भी। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 है, ठीक है, तो √3/2 a होता है, और यह आपको मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, प्रश्न में 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सॉल्व करेंगे तो a बराबर 20/√3, ठीक है, a बराबर 20/√3 सेंटीमीटर हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो 20/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो √3, एक √3 कट गया, 4 पंचे 20, तो 20 पंचे 100/100/√3, तो 100/100/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो गया। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे आज के।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पद होते हैं, द्विपद होते हैं, तो आपका ये जो दिया गया है एक पद है, मोनोमियल है, ये आपका द्विपद है, दो पद है, सिंपल में से एक पद है, दो पद है, ठीक है। यहाँ एक पद है केवल, यहाँ दो पद है ए और 6, यहाँ 3 पद है तो ये त्रिपद है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक पद है ये। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक पद हो गया 4x², a + 6 बाइनोमियल है, द्विपद है, a + 6 + ये ट्राइनोमियल त्रिपद है। ऐसे ही बहुपद होता है पॉलिनोमियल, जैसे x² + x - 12 5x² + 2y - 7, ये सब क्या है, बहुपद है। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, तो सारे द्विघात समीकरण ये आपके बहुपद के उदाहरण होते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि प्रश्नों का विश्लेषण अच्छा लगा होगा और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।